पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि उज़्बेक योद्धा शैबानी खां से परास्त हो जाने के कारण समरकंद और फरगना बाबर के हाथों से निकल गए और बाबर को अपनी बहन का विवाह शैबानी खां के साथ करके उसकी कैद से मुक्ति पानी पड़ी। इसके बाद लगभग 3 साल तक बाबर को पहाड़ियों में छिपकर रहना पड़ा। एक दिन बाबर तथा उसके साथी पेट भरने के लिए दिखकाट नामक गांव में पहुंचे। दिखकाट गांव में बाबर की भेंट एक बुढ़िया से हुई। उस बुढ़िया ने बाबर को बताया कि मेरी आयु 111 साल है तथा मैंने तैमूर लंग और उसकी सेना को समरकंद से हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए जाते हुए देखा था। मेरा पिता भी तैमूर के साथ भारत गया था। बाबर ने उस बुढ़िया को अपना वास्तविक परिचय दिया तथा उससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। बुढ़िया ने बाबर को सलाह दी कि उसे एक सेना इकट्ठी करके हिंदुस्तान पर हमला करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पर हमला करने की ताकत केवल तुम्हारे जैसे तैमूरी बादशाहों में है। वहां इतना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं कि तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर बाबर के मन में उत्साह का संचार हुआ। आखिर वह भी एक तैमूरी बादशाह था। उसने कुछ सैनिक एकत्रित करने तथा हिंदुस्तान जाने का निर्णय लिया। बाबर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैं 22 साल का हुआ तो ईलाक की घाटी में पहुंचा, जो कि हिसार की चारागाह के पास है। दर्शकों को बता देना समीचीन होगा कि यह हिसार अफगानिस्तान की पहाड़ियों में है तथा भारत के हिसार से अलग है। मेरे पास इस समय कुछ ही सैनिक थे, जिनकी संख्या 200 से 300 के बीच थी। वे बड़ी आशा से मेरे साथ रहते थे। उनके हाथों में डंडे, पैरों में चारूक तथा बदन पर चापान थे। चारूक पशुओं के मोटे चमड़े को कहा जाता था, जिसे पैरों में जूतों की तरह बांधा जाता था, और चापान ऊनी नमदे से बने चोगे को कहते थे। बाबर ने लिखा है कि हम लोग इतनी दीनता को प्राप्त हो गए थे कि हमारे पास केवल 2 ही खेमे बचे थे। मेरा खेमा मेरी माता के लिए लगाया जाता था और दूसरा खेमा मेरे लिए लगाया जाता था। मेरे बैठने के लिए प्रत्येक पड़ाव पर अलाचूक लगाया जाता था। अलाचूक ऊनी नमदे जैसा होता था, जिसे तह करके रख दिया जाता था ताकि बैठने के काम आ सके। बाबर ने यहीं पर अपने मुंह पर पहली बार उस्तरा फिरवाया। तुर्की कबीलों में यह प्रथा थी कि जब कोई नौजवान पहली बार अपने मुंह पर उस्तरा फिरवाता था तो उस अवसर पर बड़ा समारोह किया जाता था। किंतु बाबर की दशा इतनी शोचनीय थी कि किसी प्रकार के समारोह एवं उत्सव के आयोजन की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। बाबर चाहता था कि कुंदूज का शासक खुसरो शाह बाबर की सहायता करे, ताकि बाबर उज़्बेकों पर आक्रमण करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सके। किंतु खुसरो शाह ने बाबर की कोई सहायता नहीं की। इससे बाबर को बड़ी निराशा हुई। बाबर ने जलालाबाद पर आक्रमण किया, जो उस समय शैबानी खां के राज्य में स्थित था और अब अफगानिस्तान में है। जलालाबाद में बाबर को सफलता नहीं मिली और उसे फिर से पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। बाबर प्रयास तो बहुत करता था, किंतु भाग्य के आगे बेबस था। अंततः भाग्य ने बाबर की फिर से सुध ली। एक दिन बाबर अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ पहाड़ियों में घूम रहा था। उसकी दृष्टि पहाड़ियों में छिपे हुए कुछ सैनिकों पर पड़ी। जब बाबर ने उनसे पूछताछ की तो उन सैनिकों ने बताया कि शैबानी खां ने कुंदूज के बादशाह खुसरो शाह को हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया है। हम बादशाह खुसरो शाह के सैनिक हैं
तथा शैबानी खां की सेना के हाथों से बचने के लिए पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। हम बाबर से मिलने के लिए यहां आए हैं। उन सैनिकों की संख्या लगभग 4000 थी। खुसरो शाह भी बाबर की ही तरह तैमूरी बादशाह था। बाबर ने उन सैनिकों को अपना परिचय दिया तथा अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। जब खुसरो शाह को ज्ञात हुआ कि उसके सैनिक बाबर के पास चले गए हैं, तो उसने अपने जवाई याकूब को दूत बनाकर बाबर के पास भेजा। याकूब ने बाबर से प्रार्थना की कि बादशाह खुसरो शाह आपसे भेंट करने के लिए आना चाहते हैं। यदि आप उनके प्राण न लें तथा उनकी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाने का वचन दें, तभी बादशाह खुसरो शाह आपकी सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। बाबर ने खुसरो शाह के दूत को वचन दिया कि तुम्हारे बादशाह को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। वे मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। जब खुसरो शाह बाबर से मिलने आया तो बाबर के सैनिकों ने उसे चुनार के एक पेड़ के नीचे बैठाया। अब यही बाबर का दरबार था। बाबर ने लिखा है कि खुसरो शाह बड़े वैभव और बहुत से सैनिकों के साथ मुझसे मिलने आया। नियम तथा प्रथा के अनुसार वह दूरी पर ही घोड़े से उतर पड़ा तथा मेरे निकट आकर 3 बार घुटनों के सहारे झुका। मुझसे कुशल क्षेम पूछने के बाद वह एक बार फिर घुटनों पर झुका। जब वह उपहार प्रस्तुत कर चुका तो फिर घुटनों के सहारे झुका। वह आलसी बूढ़ा 25-26 बार झुकने के कारण थक गया और जब गिरने ही वाला था तब मैंने उसे बैठने के लिए कहा। खुसरो शाह अपना वर्षों पुराना राज्य छिन जाने से और सेना के भाग जाने से पूरी तरह निराश और हताश था। बाबर ने लिखा है, कायर और नमक हराम तो वह था ही, उसकी बातें भी नीरस थीं। बाबर ने लिखा है कि एक समय था जब खुसरो शाह के अधीन 20 से 30 हजार सैनिक हुआ करते थे। महमूद मिर्जा का संपूर्ण राज्य उसके अधीन था, जो कहलूगा, जिसे लोहे का फाटक कहते थे, से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। आज वही खुसरो शाह मेरे सामने बैठकर अपमानित हो रहा था। 1-2 घड़ी की वार्ता के बाद मैं उठ खड़ा हुआ तथा घोड़े पर सवार हो गया। उस समय भी खुसरो शाह 3 बार घुटनों के सहारे झुका। खुसरो शाह भी अपने खेमे में चला गया। उसे आशा थी कि बाबर का साथ मिल जाने से वह फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेगा, किंतु खुसरो शाह को इस भेंट से लाभ के स्थान पर हानि हुई। खुसरो शाह के बचे खुचे सैनिकों, अमीरों और बेगों ने उसी शाम तक खुसरो शाह का साथ छोड़ दिया और वे बाबर की सेवा में आ गए। यद्यपि आज न तो बाबर कहीं का बादशाह था और न खुसरो शाह, किंतु एक समय था जब बाबर समरकंद का शासक था और खुसरो शाह कुंदूज का। संभवतः इसी कारण मर्यादा में बाबर खुसरो शाह से बहुत बड़ा था। इसीलिए खुसरो शाह ने बाबर के समक्ष इतनी विनय प्रकट की थी। एक समय वह भी था जब बाबर ने खुसरो शाह से सहायता पाने के लिए कई बार अपने दूत भेजे थे, किंतु अब बाबर को खुसरो शाह में कोई रुचि नहीं थी। अगली कड़ी में देखिए, भारत की भेड़, बकरियों एवं भैंसों पर टूट पड़े बाबर के सैनिक। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।